बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएस संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। ये जो प्रश्न हैं ये इतिहास, भूगोल, संविधान, इसके साथ हम कह सकते हैं विज्ञान के भी प्रश्न इसमें निहित हैं। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न को हल करिए, उसके बाद आपके कितने प्रश्न सही होते हैं उनको आप अंत में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। जल्दी से आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। क्या ए ऑप्शन दयाराम साहनी, बी ऑप्शन राखलदास बनर्जी, सी ऑप्शन एस आर राव और डी ऑप्शन है आर एस बिष्ट। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड के अंतर्गत बताइए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के तहत आने वाले जो लोथल स्थल की खुदाई वो 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1962 के मध्य की गई थी। इसकी खोज सन 1954 में एस आर राव की देखरेख में हुई थी। समझे ना आप। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला नामक ग्राम के समीप में जो है ये स्थित है हड़प्पा सभ्यता। तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, तो ये किसके नेतृत्व में जो है ये खुदाई इसकी हुई थी, तो मैं आपको बता दूं ये है एस आर राव। एस आर राव, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जो यहाँ पर है 52 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। जहांगीर, शाहजहां, बाबर व हुमायूं। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप सभी। देखिए यहाँ पर जो आपका सही है वो ये है कि जो शासक थे वो थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। हुमायूं जो थे वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय था जहां से इनकी जो है मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। आप लोग इस डाटा को याद रखें। चलिए हम लोग 53 यानी तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे। याद रखिए ये प्रश्न आपके लिए इसी दृष्टि से नहीं याद करना है कि परीक्षा में आएगा। ये हमारे देश के वीर क्रांतिकारी थे, हमें इस दृष्टि से भी याद रखना है। हमारे हमारे पूर्वज हैं कि जिनकी वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हुए हैं। तो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? मेरठ, इलाहाबाद या आगरा। जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधि समाप्त हो गई थी। ये आप लोग याद रखिए। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो कहाँ पर उनकी जो है वो किस मुठभेड़ में जो है वो शहीद हुए थे। देखिए ये इलाहाबाद ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ये स्वयं अपने आप को गोली मार लिए थे, ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं मरे थे। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा।
अंत में मुठभेड़ करते करते अंत में एक गोली बची तो इन्होंने अपने आप जो है अपने सर में मार लिया था। ये इनकी वीरता थी, ये इनकी महानता थी कि हम अंग्रेजों के जो है उनके हम बंदिश में नहीं आएंगे और स्वयं को गोली मार ली। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? कौन थे जल्दी से बताइए। एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए, द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं इनके बारे में। देखिए, द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के जो संस्थापक मोतीलाल नेहरू जी थे, इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से प्रकाशित किया था। और याद रखिएगा जो मैं डाटा बोल रहा हूं, अगर आप कॉपी कलम लिए हों तब लिख लीजिए, नहीं लिए हैं तब जाके लेकर आके बैठ के लिखिए, तब वीडियो चलाइए, क्योंकि ये जो डाटा है काफी इंपॉर्टेंट है। 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से इन्होंने प्रकाशित किया था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? बताइए। ए ऑप्शन है स्टेनली बॉल्डविन ने, या नेविल चेम्बरलेन ने, या सर विंस्टन चर्चिल ने, या जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड्स कहा जाएगा। यानी ये नाम जो है थोड़ा कठिन है लेने में, जो है ये आप जब इसका नाम खंडों में करेंगे तो बहुत अच्छे से ले लेंगे। जैसे पहले कहिए मैकडॉनल्ड्स, तो जाकर ये नाम क्लियर होगा। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें जो है वो डी ऑप्शन सही है। ये प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की इन्होंने जो है घोषणा की थी। कहने का मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आप लोग अगर सही किए हों तो 1 नंबर जोड़ लें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए ऑप्शन सरदार सरोवर बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा नागल बांध, या डी रिहंद बांध? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए जो इसमें सही है, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? वो है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध है। कहने का मतलब टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। याद रखिएगा, भारत का तो सबसे ऊंचा ही है, अगर विश्व में कहा जाएगा तो 8वां सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। कहां पर बना है? यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना है। इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। कितना है? 1000 मेगावाट है। इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी यही पूछता है कि टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है, तो आपको लगाना है कहां पर? उत्तराखंड में। और किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका ये जो है ये सेशन जो है काफी महत्वपूर्ण है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? देखिए मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, या नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, या लेह और श्रीनगर को? जल्दी से बताइए, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो देखिए जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि जो जोजिला दर्रा है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को, यानी कहने का मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए, नहीं आता है सुनिए थोड़ा सा मैं इसको। हाँ देखिए, इनमें से कौन सा 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो बताइए, नर्मदा, साबरमती, लूनी, या कृष्णा? जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी बहती है, कौन सी नहीं बहती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की देखिए नर्मदा, लूनी और ताप्ती, साबरमती ये जो नदियां हैं, और माही ये जो नदियां हैं, ये भारत के पश्चिम दिशा में बहती हैं। यानी कहने का मतलब भारत की अधिकांश नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि ये 3 से 4 नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि भारत के विपरीत में बहती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा है, मैंने आपको बता भी दिया है, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें जो है आपका सही है डी ऑप्शन। कौन सा सही है? डी ऑप्शन, यानी कृष्णा नदी ये जो है ये पश्चिम दिशा में जो है नहीं बहती है। यहाँ पर कह रहा था कौन नहीं बहती है, जबकि साबरमती, नर्मदा, लूनी, माही ये सब क्या है? ताप्ती, ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूँ, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल करिए। 59 नंबर प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन सी नदियां हैं। मतलब कहने का मतलब भारत की इनमें से कौन, देखिए 4 ऑप्शन में 3-3 नदियों का जो है ऑप्शन बनाया गया है। अब इसमें से आपको यह बताना है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत जो हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन सी नदी है। मतलब कि जो हिमालय में एक स्थान है मानसरोवर झील, स्थान का मतलब एक झील है मानसरोवर झील, वहीं से निकली है। तो बताइए इनमें से कौन सी नदियां हो सकती हैं, जल्दी से बताइए। देखिए ये जो है इसमें कौन सा सही है, इसमें से जो सही है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। यानी आपका जो है बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। यानी देखिए ये भारत की भी नदियां हैं, जो है क्या कहते हैं, और ये इनका जो है उद्गम स्थल कहाँ से है, ये जो है तिब्बत के मानसरोवर से है। तो आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ये जो प्रश्न नंबर था ये था 59 प्रश्न आप लोग हल कर चुके हैं। चलिए मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। 60 नंबर जो प्रश्न है ध्यान से देखिए। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं कई बार इसको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया हूँ। तो जो बच्चे पढ़े हैं वो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्योंकि वो देख रहे हैं, हमें पता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहला स्थान, अगर देखिए अगर हम सबसे सरल शब्दों में प्रश्न की बात करें तो किस देश के पास सबसे ज़्यादा जमीन है, अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। तो क्या, तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहला स्थान रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा ब्राजील, और तो उसके बाद क्या है, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां स्थान भारत का है। अब इसमें पूछा था कौन सा स्थान, इसमें पूछा था कि देश के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर कौन है। तो 5वें स्थान पर जो है वो है ब्राजील। कौन है? ब्राजील। और प्रथम स्थान पर पूछेगा तो रूस, और दूसरे स्थान पर पूछेगा तो कनाडा, तीसरे पर चीन, और अगर भारत का स्थान पूछेगा तो 7वें स्थान पर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डाट डाट में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बताइए कब। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 3 जनवरी 1950? ये प्रश्न जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए आप लोग। ये प्रश्न संख्या जो है 61 है, जल्दी से बताइए। तो देखिए भारत का जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, ये अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे पूछता है और हम लोग हक्का बक्का हो जाते हैं कि कैसे है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। कुछ नियम इसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन अगर कहा जाएगा पूर्ण तरीके से तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि, क्या कह रहा है जल्दी से बताइए, ध्यान दीजिए। थोड़ा मैं इसको और नीचे कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कह क्या रहा है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए भाई। देखिए, जो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र और उसकी जातियों के बारे में। देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में, देखिए इसमें कौन सी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब इसमें जो है आपका 5वां यानी यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, इसके अलावा मैं और कुछ बता देता हूँ। जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है और 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन पर उपबंध किया गया है। तो इस हिसाब से मैंने चारों ऑप्शन के विश्लेषण कर दिए हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। चलिए, क्या कह रहा है? आपकी तरफ एक संकेत है, हम लोगों की तरफ एक संकेत है। ना थकें कभी, ना थकें कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। यानी अभी भी सफर है जारी। चलिए, आप लोग इस हौसले के साथ आगे बढ़िए। 2 से 4 प्रश्न और हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? गोल्ड कृमि, एड्स, मलेरिया या कुष्ठ रोग? जल्दी से बताइए। देखिए, इसमें जो है कुष्ठ रोग जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। उसके साथ मैं बता दूं, जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैलता है। इसमें त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, उंगलियों का विरूपण, फोड़े व फुंसी के लक्षण दिखते हैं। इस रोग के उपचार हेतु एंटीसेप्टिक साबुन से स्नान करना चाहिए। कहने का मतलब जो है आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर सही है आपका डी ऑप्शन। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। बिडाल परीक्षण यानी बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पीत ज्वर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप सभी। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो बिडाल परीक्षण है, बिडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? क्या आगरा, कानपुर, इटावा, सीतापुर? जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, या कहा जाए कि उत्तर भारत की जो है औद्योगिक राजधानी, इसलिए ये जो है कानपुर जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ पर चमड़े का काम बड़े स्तर पर किया जाता है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।